तो बड़ी खौफनाक किस्म की शरारतें कर दिया करता था। रिएक्शन क्या आया? रिएक्शन अम्मी से मार पड़ती थी, अब्बा से कुट पड़ती थी, ठीक ठाक किस्म की। उन्होंने मुझे कहा कि तू कभी नहीं लिख सकता। पहले सोचना, फिर लिखना, फिर बगल में दबा के घूमना, बड़ी तकलीफ होती थी। तो वो कहते हैं ये तो झक्की सा बाबा है, इसने क्या बात करनी है। आज वही लोग बड़े बड़े शोज में कहीं मिल जाए तो कहते हैं मैंने तो पहले कहा था इफ्तिखार रफ़ी बहुत अच्छा लिखेगा, और मैं चुप करके सुन रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ हाँ जी इन्होंने कहा था। तो ये एक ऐसा वाक्या जब कभी आपको डांट पड़ी हो इशफाक साहब से? इशफाक साहब ने कभी डांटा नहीं, कभी भी नहीं। और रोमांस बड़ा अच्छा था जो गुर्बत में होता है ना, कि पैसे जोड़ने, 2-2 3-3 महीने अब्बा से झूठ बोलना, हसरतें बहुत होती थी। 2 प्लाट थे वो बेच दिए, क्या करता मैं मांग नहीं सकता। मुझे तो रिश्ता ही नहीं मिलता था, गरीब आदमी को कौन रिश्ता देता है। मैं पैसे दिए तो घी क्यों नहीं लेकर आए, लो कहता है तो शुरू करो, करना पड़ता है। आपकी कमर पे मार गया, क्या हाल है तेरा, ऐसे करके। अच्छा। अब वो आपको पता ही नहीं लगा आपके पीछे कुछ मोहर सी बन गई। हाँ। तो फिर हंसना क्या, उसके कपड़े खराब कर दिए। हम तुम्हारा इतना बड़ा फैन है, हमारा बीवी का चेहरा पहली मर्तबा किसी ने देखा है। ओह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पे दाखिल हुआ हूँ और वहां रश लग जाए, शोहरत किसको कहते हैं। और बुढ़ापे में आगे हिट हो गया, मतलब जिसले कब्रवल जा रहे हैं तो बंदा हिट हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोबिया अशरफ। अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हमारे साथ गपशप करने के लिए एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसने ना सिर्फ अपने अल्फाज से कहानियों में रंग भरे, बल्कि उन्होंने अदाकारी से स्क्रीन पर आके लोगों के दिल भी जीते। मेरे साथ मौजूद हैं आज गपशप के लिए इफ्तिखार अहमद उस्मानी साहब। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें गपशप के लिए आज टाइम दिया। अच्छा, पहले ये बताएं कि मुसन्नफ से अदाकारी, स्क्रीन की जानिब और फिर स्क्रीन से यूट्यूबर तक का सफ़र कैसा रहा, और कैसे ये 1 से 2, 2 से 3? पहले तो उसकी तरतीब जो है वो ठीक कर लें। मैं आया था एक्टर बनने। अच्छा। मुझे 5-7 साल काम ही नहीं मिला। जब काम नहीं मिला या छोटे छोटे काम मिलते थे, उससे एक पीटीवी एक इदारा होता था जी। तो बाबा जी इशफाक साहब मिल गए, डॉक्टर उमर सजाद साहब मिल गए, आज़म खुर्शीद साहब, यावर हयात साहब। तो उन्होंने कहा तू ड्रामा लिखा कर। तो मुझे खैर पहली दफ़ा जब कहा गया तो बड़ा अच्छा नहीं लगा, बुरा सा लगा। लेकिन जब मैंने लिखना शुरू किया और पहला स्क्रिप्ट 28 मतलब जिसको हम कहते हैं 30 मिनट का, तो वो होता वैसे 22 मिनट का है वो, बल्कि 18 मिनट का होता है वो, जो जिसको हम आधे घंटे का कहते हैं। जब वो बिका पहला तो वो मुझे 4 की पता नहीं 6,000 रुपये आए। मैं कहूँ तो पैसे आते ने। अच्छा। तो मैं फिर लिखने की तरफ आ गया। किस सन की बात है ये? ये है जी 97 है या 99 है मेरा ख्याल। अच्छा, ये आपको एपिसोड के एक पे एपिसोड की स्क्रिप्टिंग के पैसे मिले उसमें थे? इतने मिले। अच्छा। काशिम निसार ने वो लिया था स्क्रिप्ट, नज़म से लिपटी कहानी थी, एक सीरीज पीटीवी की। अच्छा। जब वो पैसे आए तो मैंने कहा यार पहले तो 4-4, 500 के चेक आते थे, इकट्ठे 5-6 हज़ार रुपये आ गए। तो फिर वो क्योंकि गरीब आदमी था, बच्चे थे, तो मैं फिर लिखने की तरफ आ गया। उसके बाद एक्टिंग मिलती रही, एक्टिंग भी करता रहा, लिखता भी रहा। वाह, ज़बरदस्त। तो ये जो आप कह रहे हैं कि आप स्क्रिप्टिंग की जानिब आ गए, तो ये आपकी लाइफ की पहली सैलरी थी या फिर इससे पहले भी आप कोई और काम कर रहे थे? नहीं देखिए जी, वो जब हम जाविया में कभी जाके बैठ जाते थे इशफाक साहब के, अच्छा। तो 300 रुपये का चेक मिलता था। फिर हम पीटीवी के अंदर डमी रोल करते थे, तो चौक में खड़े होते थे। जब अशफाक साहब के प्रोग्राम में आप ऐसे ऑडियंस बैठते थे? जी कई दफ़ा बैठा हूँ मैं, तो होते ही उनके साथ था, अच्छा अच्छा। लेकिन मैं कैमरे के पीछे होता था। हाँ, ज़बरदस्त। तो अगर कोई डमी मिल गया कहीं चौक में खड़े में, जजालपुरा इसलिए चल रहा था उन दिनों, अच्छा। तो उसके अगर चौक में खड़े में डमी रोल, तो उसके 500 रुपये का चेक मिल जाता था। वो भी प्रोड्यूसर की मर्जी होती थी अगर दे दे। तो मेरे जो पहली अगर शोबिस से कहा जाए कि जो मुनासिब पैसे थे वो लिखने से ही आए थे। बचपन कैसा था? शरारती, संजीदा? मैं बहुत शरारती बच्चा था, क्योंकि मेरे अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, और हम उस वक्त संत नगर में रहते थे। और जो डैडी हैं वो क्योंकि छोटे सरकारी मुलाजिम थे, तो हमारे पास हसरतें बहुत होती थी। तो शायद मैं रिएक्शन में भी कुछ ज़्यादा शरारतें करता था, तो बड़ी खौफनाक किस्म की शरारतें कर दिया करता था। अच्छा।
तो बचपन ऐसे ही था और बड़ा मज़े का था। हम जो पंजाब की गेमें हैं, पिट्ठू गोल गरम और बांदर किला, बाडी, सेब, ये वाली जो चीज़ें जो हमारे बच्चे शायद जानते भी नहीं हैं, ये वाली गेम्स खेला करते थे। तो ये जो आप खौफनाक शरारतें करते थे उनमें से कोई एक यादगार शरारत आपको याद हो, डांट भी पड़ी हो घर से? हम जब छोटे थे तो गर्मियाँ जब आती थी ना, मई का महीना, इसको हाड़ कहते हैं, हाड़ के महीने में एक बात मशहूर थी उस वक्त कि जी आते जाते राहगीरों पे पानी फेंको ना तो बारिश होती है। अब उन दिनों हमारे बचपन में नया नया शॉपिंग बैग आया था, पहले नहीं होता था ये, पहले तो लिफाफे होते थे। तो वो शॉपिंग बैग नया आया, हमने फिर ये करना कि उसके अंदर मुख्तलिफ रंग डालने, अच्छा। उसको भर लेना, जो गुजर रहा है उसको छत पे से उसके ऊपर फेंक देना और फट जाता था। अब कितनी अजीब सी शरारत है, एक बंदा जा रहा है किसी काम से या शादी पे, और जब उसने हमें बुरा भला कहना तो हम कहके लगाते थे। कलर वाला पानी फेंक दिया आपने उसमें? तो ये देख शरारत तो नहीं है ना ये, लेकिन हम फिर रिएक्शन क्या आया उसका? रिएक्शन, अम्मी से मार पड़ती थी, अब्बा से कुट पड़ती थी, ठीक ठाक किस्म की। कंटिन्यूसली। जब ये आता था ये 1 अप्रैल, हाँ। तो आलू लेके ना, हाँ जी। आलू के ऊपर ना कुछ भी अंग्रेजी या उर्दू में लिखना, हाँ। उसको काट के बीच में से, अच्छा, फिर उसके ऊपर काला या लाल रंग लगाना। ठीक है। तो आपके पास है, आपकी कमर पे मार गया, क्या हाल है तेरा, ऐसे करके। अच्छा। अब वो आपको पता ही नहीं लगा आपके पीछे कुछ मोर सी बन गई, हाँ। तो फिर हंसना क्या, उसके कपड़े ख़राब कर दिए। या लोगों के घरों में धागे बांध के, कुंडियाँ होती थी ना कड़ी वाली, तो रात के टाइम कुंडी धागा बांध के दूर बैठ के खटकानी कुंडी। अब कोई बंदा बाहर आया, वो देखता था कोई नहीं है, फिर चला जाता था। और फिर कई बार ये करना कि जब वो धागा पकड़ लेता था तो फिर धागा तोड़ देना खींच के, ताकि उसको समत का भी अंदाज़ा ना हो, और फिर छुप के भाग जाया करते थे। तो इस तरह की शरारतें जो हमारे पंजाब का खासा है, आज भी कहीं ना कहीं होती होंगी, वो थी मेरे अंदर। वाह, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, ये शरारतें तो आपने बता दी, उसके बाद टीन एज जब आपकी आई, फिर उसके बाद आपने कॉलेज लाइफ और एजुकेशन बताएं आपकी कितनी है, और कैसे फिर आप ने ये जो बताया कि आपने लिखना शुरू किया, कभी पहले भी एहसास हुआ कि आप में राइटिंग की स्किल है, आप लिख सकते हैं? देखिए जी, मैं बचपन से मेरे घर में लाइब्रेरी थी, ज़बरदस्त। और वो दादा की लाइब्रेरी थी, जब वो पार्टीशन में साथ लाए थे तो वो अब्बा जी के पास थी, अब्बा जी ने मुझे दे दी। अब मेरे चचा की तरफ ना, हम हवेली में रहते थे, 2-2 कमरे सबके पास थे, एक पुरानी हवेली थी हिंदुओं की। तो ये चचा की तरफ खुलता था दरवाज़ा, तो अब्बा ने, उन्होंने बंद कर दिया था। जब बंद कर दिया तो मैंने उसमें शेल्फ बना के ना, वहाँ सारी अब्बा की किताबें दादा की रख दी थी। अब मुझे लाइब्रेरी मिल गई। अब मैं जब स्ट्रगल करता था, बचपन से मैंने हाफिज़, मोमिन, गालिब को पढ़ना, शायरी का शगफ था मुझे अम्मा की वजह से। मैं उस वक्त पढ़ता था इनको जब मुझे इनके मतलब भी नहीं पता थे, मतलब बाजीचा अतफाल किसको कहते हैं मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं शेर सुनाया करता था कि बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, अच्छा। होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। तो वो लाइब्रेरी थी और मैं था। अब जब मैं शोबिज़ में आया और मैंने स्ट्रगल शुरू की तो काम तो मिलता नहीं था, हम तो पीटीवी के बाहर ही खड़े रहते थे, हमारा नाम ही नहीं होता था लिस्ट के अंदर। तो उन दिनों मायूस होकर जब रोज़ रात को घर लौटता था तो मैं कोई ना कोई अफसाना, मंटो को पढ़ लेना, कन्हैया लाल कपूर को पढ़ रहे हैं, मुंशी प्रेमचंद को पढ़ना, तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। तो मैं उस वक्त जो ख़त लिखा करता था, क्योंकि ख़त का दौर था, अपनी पप्पो को कराची या झंग जहाँ भी, तो वो एक कॉपी मिलती थी 2 रुपए की या अपनी 50 पैसे की शायद, 4 आने की, ठीक है। तो वो इतनी मोटी होती थी, उसके पहले सफ़े पे लिखना प्यारी मलाई पप्पो, अच्छा। अस्सलाम वालेकुम पप्पो के, और एंड पे आखिरी सफ़े पे जाके लिखना आपका मक्खन भतीजा इफ्तिखार फी, पूरा ख़त्म। तो वो मैं लिखने की प्रैक्टिस मुझे बहुत पहले से हो गई थी, तो कहीं वो सेंस मौजूद थी। देखें, अल्लाह ने जो आपको क्वालिटीज़ दे रखी होती हैं, जी जी। वो वक्त के साथ साथ खुद ही निकल के सामने आ जाती हैं। तो मेरे साथ भी फिर ऐसे ही हुआ, जब मैं स्ट्रगल करता एक्टिंग के लिए, एक्टिंग में भी देखें वो गोयते इंस्टीट्यूट में वो हो रही थी क्लासेस एक्टिंग की, अच्छा। हम वहाँ चले गए, वेला निकम्मा, कुछ नहीं पता क्या करना है, वहाँ गया। दोस्त जा रहे थे, आप भी उनके साथ? नहीं, मैं गया अकेले? दोस्त कोई नहीं गया, कि देखने के लिए कि देखते हैं क्या हो रहा है, मतलब अखबार में लिखा ना क्लासेस हो रही हैं, वहाँ चले गए। वहाँ गए, वहाँ इमरान पीर ज़्यादा साहब से मुलाकात हो गई, अच्छा, एक टीचर वो भी थे, ठीक है। वहाँ से रफ़ी पीर थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया, थिएटर करने लग गए। खुद ही कर लिया? हाँ,
नहीं, उन्होंने आपका कोई इंटरव्यू वगैरह? नहीं देखें, जब आप 2 साल पढ़ेंगे, डिप्लोमा लेंगे वहाँ से, तो फिर वो इमरान भाई के साथ थिएटर करना शुरू कर दिया। अच्छा। पहली परफॉर्मेंस सदर पाकिस्तान थे फारूक खान लगारी, उनके सामने कामरान की 12 दरी के बीच में रात के वक्त बसंत नाइट को। जबरदस्त। तो उसके बाद हमने उस्मान पीरज़ादा के साथ, इमरान पीरज़ादा के साथ काम शुरू कर दिया। फिर एक दिन अखबार में पढ़ा जी ड्रामा बन रहा है कोई मझधार, तो मैं चला गया, पता लगा AVC कोई इदारा है, और ढूंढता ढूंढता चला गया AVC। तो यहाँ होता था लॉरेंस रोड पे, वहाँ मैडम तस्नीम अरूज नासिर की वारदा, अच्छा। वो वहाँ होती थी काउंटर उस पे रिसेप्शन पे ना। तो शी वॉज टू यंग दैट टाइम। तो मैंने उनको जाके मिला, उन्होंने बड़े प्यार से डील किया। मैं कहा जी मैं एक्टिंग करता हूँ और ये कर रखा है, मैंने बड़ी खुशी हुई। तो उन्होंने मुझे एक रुका दे दिया। शौकत ज़ैनुल आबिदीन हमारे प्रोड्यूसर होते थे PTV के, अच्छा। मैं वो लेके PTV आ गया। उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया, जब एक दिन अंदर बुलाया सिफारिश पे बस। अच्छा। उसके बाद अगले दिन जब मैं गया हूँ अंदर जाने के लिए, तो मैं तो अंदर जा ही नहीं सकता था। फिर वहाँ दोस्तियाँ बनानी शुरू की PTV के 2 लोगों से, जो आ रहा है अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, रोज़ चले जाना मोटरसाइकिल पे शेव करा के। तो फिर आना जाना शुरू हो गया 2-3 महीने के बाद। अच्छा। फिर आहिस्ता आहिस्ता रोल मिलने शुरू हो गए, छोटे छोटे डमी रोल किया करता था, कभी कहीं खड़ा हूँ कभी कहीं खड़ा हूँ। तो उस दौरान फिर जब मुझे मशवरा दिया गया ख़ास तौर पे इशफाक साहब की तरफ से कि ड्रामा लिखा कर, क्योंकि उनको मेरा अदबी ज़ौक़ का पता लग गया था। अच्छा। अब एक बच्चा है, नौजवान है, और वो बात करता है कन्हैया लाल कपूर की या मंटो की, और वो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी को पढ़ता है, वो फैज़ और जालिब और हाफिज़ और मोमिन की शायरी सुनाता है लोगों को। तो ट्रेनिंग शुरू हो गई इशफाक साहब से, ट्रेनिंग लेनी स्क्रिप्ट राइटिंग की। दास्तान सराय चले जाना सुबह सुबह, डॉक्टर अहमद सजाद साहब का क्लिनिक था शेरा वाला गेट, अच्छा। फजर के वक्त उस वहाँ चले जाना मोटरसाइकिल पे, सर्दियों गर्मी। वो शाम को सुबह जाता था, क्योंकि वो राइट लेफ्ट के आदमी थे, वो कहते थे यार इसकी तबाही लगा दे, अच्छा। और इसको ऐसे कर दे, और वो एक सख्त कमेंट लिखवाते थे। शाम को इशफाक साहब को सुना, मैं कहना यार रहने दे यार, सास बहू वैसे ही लड़ लड़ के पागल हुए, तो सास को अच्छा दिखा दे। तो वो एक अजीब स्क्रिप्ट बन जाता था, एक लेफ्ट एक राइट, अच्छा। दोनों का स्कूल ऑफ थॉट अलग था। ठीक है। तो ये 2 मेरे बैग एक वक्त उस्ताद, तो मैं उनकी चक्की में भी पिसा। फिर आहिस्ता आहिस्ता स्क्रिप्ट बिकने शुरू हो गए, तो हम पीछे हो गए कि अब क्या एक्टिंग करें, एक्टिंग में काम ही नहीं मिलता था। तो मुझे दरअसल ज़रूरत थी पैसों की, क्योंकि मैं गरीब आदमी था। ऊपर से 2000 में मैंने शादी कर ली, मेरे बेटे हो गए 2-3। वैसे आपका शौक क्या था? वो मेरा शौक तो एक्टिंग था ना। देखें, मैं गया था एक्टिंग करने, स्क्रिप्ट राइटिंग मुझे इसलिए करनी पड़ी कि एक्टिंग मेरा शौक था, एक्टिंग मिल नहीं रही थी, वो मिल नहीं रही थी, और पैसे मेरी ज़रूरत थी, और पैसे आ रहे थे लिखने से। तो मैंने बर वक्त फैसला किया, मैंने अपने एक्टर का गला घोटा हमेशा के लिए, और मैं लिखने बैठ गया। ये तो बाकी सारी चीज़ें जो बाद में कमाली तक, ये तो शुगल में जो एक्टिंग मिली कर ली मैंने, वो हिट हो गई। जब आप लिख रहे थे तो कभी ऐसा भी हुआ कोई स्क्रिप्ट आपने बड़े दिल से लिखा हो, या कोई करेक्टर आपने बड़ा दिल से लिखा हो, आप प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के पास लेके गए हों, तो उन्होंने कहा हो कि उस वक्त ये तो सही नहीं है, और उन्होंने बड़ा आपका दिल दुखाया हो? पहले 8-10 साल तो मेरे साथ यही होता रहा कि बड़े प्रोड्यूसर, मैं नाम नहीं लूँगा, जिंदा है माशाल्लाह कई, तो उन्होंने मुझे कहा कि तू कभी नहीं लिख सकता, तो लिखना ही नहीं आता। अच्छा। तो वो एक वक्त था शायद कि जब बड़ा दिल टूटता था, पहले सोचना, फिर लिखना, फिर बगल में दबा के घूमना, बड़ी तकलीफ होती थी। आज वही लोग बड़े बड़े शोज़ में कहीं मिल जाए तो कहते हैं मैंने तो पहले कहा था इफ्तिखार रफ़ी बहुत अच्छा लिखेगा, और मैं चुप करके सुन रहा होता, मैं कहता हूँ हाँ जी इन्होंने कहा था। तो ये होता है, मेरा ख्याल है शायद इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। मेरा ख्याल है ये सबके साथ ही होता है। दरअसल मेरे साथ भी वही हुआ जो सबके साथ होता है, लेकिन इशफाक साहब की कुर्बत की वजह से मुझे बर्दाश्त करना, खुश रहना और माफ़ कर देना आ गया था बहुत पहले। ये आपने इशफाक साहब से हाँ सीखा? बाबा जी के साथ मैंने जीना ही उनके साथ सीखा है। हालांकि मेरे माँ बाप मेरे बड़े अच्छे ट्रेनर हैं, क्योंकि पहली दरसगाह तो मेरे माँ बाप हैं, लेकिन इशफाक साहब के पास आके वो जो सूफीज़म वाला जो जाग लगी, और वो जो एंगल बना, ऐनक बदली, वो इशफाक साहब की वजह से बदली। बेशक इसमें तो वो शक नहीं, वो बड़े आदमी थे। कोई ये एक ऐसा वाक़या जब कभी आपको डांट पड़ी हो इशफाक साहब से कि इफ्तिखार ये क्या लिख दी है, कि ये क्या कर दी है,
इशफाक साहब ने कभी डांटा नहीं, कभी भी नहीं डांटा, मैंने तो किसी को भी कैसा नहीं अंदाज था? मतलब वो पता है, मैं लेकर गया, मैं सुना रहा हूँ, फिर फला हो गया, फिर पुलिस वाले ने रिश्वत ली। अच्छा। कहने काका एक मिनट ठहर जा। मैं कहा जी। ओ यार पुलिस वाले अगे बेचारे लोकी इन्होंने बुरा समझते ने, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता है। तू ऐसा कर, तू ऐसा स्क्रिप्ट लिख जिसके अंदर एक अच्छा पुलिस वाला हो ताकि लोग उससे जुड़ें। तो फिर मैं सोचने पड़ जाता था, यार मैं तो लेकर गया हूँ स्क्रिप्ट पुलिस वाले के खिलाफ, ये कह रहे हैं पुलिस वाला अच्छा दिखा, तो मुझे एक और स्क्रिप्ट लिखना पड़ता था। तो ये बुनियादी ट्रेनिंग का जो मेरी हिस्सा था वो ये था कि स्क्रिप्ट लिखने में भी ऐसे किरदार जो हैं वो घड़े जाएं जो पॉजिटिव हों, जिनसे माशरे में मुस्बत तब्दीली आए। अब तक जितने आपने ड्रामास लिखे या कोई कैरेक्टर लिखे, उनमें से कोई एक जो आपके दिल के बहुत करीब हो? अच्छा, वैसे तो मुझे सारे अपने किरदार बहुत पसंद हैं। दरअसल मैंने एक सोप लिखा था एयरवाई के लिए, एयरवाई ज़िंदगी के लिए, उसका नाम था बहनें ऐसी भी होती है। अच्छा। उसके अंदर एक बहन थी मेहरुन्निसा, एक खैरुन्निसा। मेहरू बड़ी थी, खैरू छोटी थी। उनको उस सोप को मैंने उसके 110 एपिसोड मैंने लिखे थे, आगे किसी और ने लिखे थे, फिर उनका मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था। अच्छा। तो बहुत हिट हुआ था। खैरू का जो किरदार था वो सोसाइटी के ऊपर कमेंट करती थी, और मज़े की बात आज भी उसको उठा के देखें, बड़ी खौफनाक बात बताने लगा हूँ मैं। मेहरू का बाप जो उसको कहता था वो करती थी। उसकी शादी की रिक्शे वाले से उसने कर ली, उसने मारा, उसने कहा, बाप ने कहा बर्दाश्त कर ले, उसने कर लिया। उसने तलाक दी तो उसको घर रख लिया। खैरू जो है वो बहनोई से भी लड़ती थी, वो कहती तू मेरी बहन को हाथ कैसे लगा सकता है, तेरी ऐसी की तैसी, तुम जेज कैसे मांग सकते हो, और तुम इस्तेसाल कैसे कर सकते हो मेरी बहन का। तो खैरू को सब लोग बुरा कहते थे। और मज़े की बात यह, खैरुन्निसा ने एक बात भी गलत या बुरी नहीं की थी, लेकिन खैरू को लोग नेगेटिव लेते थे देखने वाले, और मेहरुन्निसा को जो हर अच्छी बुरी बात तस्लीम कर लेती थी उसको अच्छा समझते थे। तो मेरे दिल के जो करीब मेरा वो, उसमें से खैरू का करैक्टर जो था वो था, और आज तक मैं हैरान होता हूँ। वो मेरा बड़ा अच्छा तजुर्बा भी रहा कि हमारी सोसाइटी किस तरफ चली गई है कि एक लड़की ने एक भी बात गलत नहीं की। उसका लहजा गलत हो सकता है, बात उसने कोई गलत नहीं की, लेकिन खैरुन्निसा को लोग नेगेटिव समझते थे। तो वो मेरे बड़े दिल के करीब किरदार है उसका। क्योंकि हमारा माशरा जो है वो खवातीन अगर किसी बात इशू पे आवाज़ उठाती है तो उसे अच्छा नहीं कंसीडर करता ना। खातून हो मर्द हो, आप जब अपने हक की बात करेंगे तो वो आपके खिलाफ हो जाएंगे। तो ये तो शुरू से शायद होता है, इंसानी तारीख ही शायद ऐसी है। मैंने जब इंसाइक्लोपीडिया ऑफ वर्ड पढ़ रहा था आज से कोई 20 साल पहले, तो मुझे फिर बड़ा कुछ समझ आया उसके अंदर। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जी। मैंने एक अपनी फेसबुक पे ना, अपने पेज पे अपना शेर लिखा, गौस कुतुब अब्दाल कलंदर कह गए नानक राम, बीज बबूल के बोने वाला खाए कहाँ से आम। मतलब कि अगर आपने आम खाने तो फिर आम के बीज बोए ना, तो बबूल के कांटे बोएंगे तो वही खाने पड़ेंगे। तो 6 दिन में मेरे ख्याल 60 लोगों ने कमेंट किए थे। अगले दिन, कुछ दिन के बाद, 6 दिन के बाद, मैंने अपना ही एक शेर अपनी फेसबुक पे लिखा, बैठा था आस्तीन में वो सांप की तरह, बैठा था आस्तीन में वो सांप की तरह, हम दिल के आसपास उसे ढूंढते रहे। वो 6 घंटे के अंदर 600 कमेंट आ गए, उनको ज़्यादा पसंद आया आस्तीन, सांप और फलां। तो तब मुझे समझाया, मैं कहा नहीं यार, ये जो तजस्सुस, गुमान और एतराज़, सवाल उठाना, कंप्लेन करना, ये माशरे में बड़ा अच्छा समझा जाता है। तो फिर मैं अपने बहुत सारे किरदार लिखते हुए इन बातों का ख्याल रखता था, इंसानी तजस्सुस का, इंसानी गुमान का। आप देखें ना, हम पहले ड्रामे को फ्रीज कहाँ किया करते थे कि हीरो खड़ा हुआ है और यहाँ एक गन आई है उसके क्लोज में, और फ्रीज कर दिया। अब अगले हफ्ते तक इंतजार कर रहे हैं गन किसकी थी, कौन मरा, क्या हुआ। ऐसा ही है। तो ये तजस्सुस है दरअसल। और राइटर हैं आप पॉडकास्ट करती हैं, आप कोई भी प्रोग्राम करती हैं, अगर आपके उस प्रोग्राम के अंदर तजस्सुस का एलिमेंट कम होगा, ऑडियंस चैनल चेंज कर जाएगी। एज राइटर वैसे मैंने जो नोट किया वो बता रहा हूँ। इस तरह मैंने लिखने में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए जो मैं फिर यूज़ करता रहा। अल्टीमेटली आखिरी जो मैंने लिखा था वो नागन था, वो माशाल्लाह आपका बड़ा मशहूर वो हुआ बहुत था। हिट हुआ था। अच्छा, ये भी बताएं कि अब के जो ड्रामास आ रहे हैं,
क्या आप समझते हैं कि वो हमारे माशरे की अक्कासी कर रहे हैं, कोई उनमें मुस्बत पहलू है? हाँ, आज एक वाक़या हुआ, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। मेरी बीवी मुझे बता रही थी, मेरी छोटी बेटी जो है ना मुझसे 48 साल छोटी है, मुझसे। मेरी जो छोटी बेटी है अच्छा। सबसे, हलीमा, वो है कोई 8 या 9 साल में लगी है। अच्छा। तो मेरी बीवी बता रही थी कोई सीक्वेंस चल रहा था ड्रामे का। ठीक है। तो मैं ऐसा उसका जिक्र नहीं करता क्योंकि वो ड्रामा पिन पॉइंट करना मकसद नहीं है। तो वो देखने के बाद मेरी बेटी ने सवाल किया कि मामा ये सारी सासें लड़ती क्यों हैं और बहू पे जुल्म क्यों होता है, ये मेरी छोटी बेटी पूछ रही है। तो मैं सोचने पड़ गया, हालांकि 9 साल की मैं बच्ची। खुद राइटर हूँ। हाँ जी। मैंने सोचा यार ये तो मेरी बेटियां भी देख रही हैं, तो इन बच्चों को हम, अगर मेरी बेटी के जहन में ये सवाल आया है तो हम क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्योंकि इसी ने तो आगे जाना है। बिल्कुल। और इसी को घरों में पिटती हुई औरत दिखा रहे हैं हम। तो ये तो ज़हनी तौर पे पहले तैयार हो जाएगी पिटने के लिए और मार खाने के लिए, इस्तेसाल के लिए। यही दिखा रहे हैं ना हम, सास बहू का झगड़ा। मैंने एक सीरियल लिखा था, वो बना नहीं आज तक। उसमें बुनियादी आइडिया ये था कि मैंने सास बहू की मोहब्बत दिखाई थी, बल्कि एक चला भी था मेरा, करम जली। उसके अंदर शौहर बड़ा जालिम था, लेकिन सास उसकी साइड लेती थी। उसके हिट होने की वजह भी ये थी। तो खैर, कहने का मेरा मकसद ये है कि मुझे फिर एहसास हुआ, मैं आज बड़ा शदीद, मैंने कहा यार, मैं जब जापान गया ना, तो जापान में 6 साल तक बच्चे को ना सिर्फ एथिक्स सिखाते हैं। उठना कैसे, बैठना कैसे, वॉशरूम कैसे जाना है, वॉशरूम को साफ़ कैसे करना है, कपड़े कैसे चेंज करने हैं, खाना कैसे गर्म करना है, सोना कैसे है, जागना कैसे, हर चीज़। तो 6 साल तक सिखाने की क्या ज़रूरत है? तो मैंने एक जापानी से पूछा, वहाँ पाकिस्तानी इतने ज़्यादा हैं जो गाड़ियों का काम करते हैं, अब जापानी भी ऐसे हैं जो उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं। जी हाँ। अच्छा। तो मैंने एक जापानी से पूछा कि यार ये 6 साल क्यों? उसने कहा हमने ये कौम अपने जैसी पैदा करनी है, इसलिए हम अपने बच्चे को 6 साल तक सिर्फ मैनर्स, इखलाकियात सिखाते हैं। ये देखें, उन्होंने आने की अगली नस्ल की तैयारी हो रही है, ठीक तरबियत है। की। और मेरी बेटी जो है वो 9 साल की, 9 साल। मेरी बीवी से पूछ रही है कि मामा ये हर सास मारती क्यों, लड़ती क्यों, साजिश क्यों करती है? तो ये, क्योंकि मैं तो छोड़ चुका हूँ ना, मैं लिख रहा हूँ। 6 साल से मुझे कोई काम नहीं मिला, कोई एक्टिंग नहीं मिली, मैंने भी छोड़ दिया। तो मेरी तो जिम्मेदारी जितनी थी वो मैंने जिस तरह से निभानी थी निभा दी। पाकिस्तान में ऐनक वाला जिन के बाद पीली कोठी और एक और ड्रामा था अंबरनाग मारिया और अब क्या होगा, ये आखिरी 3 ड्रामे थे बच्चों के। पिछले 32 साल के अंदर बच्चों के लिए कोई ड्रामा नहीं बना। अल्टीमेटली मेरा बच्चा चला गया मिकी माउस और फला और वो फला और उसकी तरफ। आप मुझे बताइए, अब वो कार्टून्स देखते हैं। वो क्या करेंगे? बिल्कुल। छोटा भीम उनका हीरो है। तो मैं तो इसलिए कबूल कर चुका हूँ क्योंकि देखें, मैं मजबूर हूँ, ये मैं तो बना नहीं सकता ना, मेरे पास इतने पैसे हैं। तो बच्चों के लिए अच्छा, जो क्या ऐसा है कि राइटर्स कहते हैं कि वो तो लिखते हैं और वो लिखना भी चाहते हैं बच्चों के इश्यूज पे, बच्चों पे, लेकिन जो है वो आगे रिस्ट्रिक्शंस हैं, अगर आप स्क्रिप्ट ऐसा लेके जाते हो तो एक्सेप्ट नहीं किया जाता कि हमारे मुल्क में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं, एक्सेप्टेबल है। बच्चे के साथ काम करना सबसे मुश्किल होता है। तो उसका स्कूल का मसला होता है, वो स्कूल से छुट्टी करके 3 बजे आएगा, फिर उसको 3 घंटे काम करेंगे, 2-3 सीन होंगे, प्रोड्यूसर का नुकसान हो जाएगा, वो नहीं बनाएगा। तो पीटीवी एक सरकारी इदारा है, उसको चाहिए कि बच्चों की एजुकेशन के लिए 2-3 ड्रामे बनाए और उसको लंबा चलाए, जिसमें हम सड़क पार करना सिखा सकते हैं, जिसके अंदर हम ट्रैफिक के कवानीन बता सकते हैं सीन के अंदर, सीन के दौरान। तो हम अपनी कौम की तरबियत तो बिल्कुल नहीं कर रहे। मुझे बताएं कि कौन सा ड्रामा? हैरी पॉटर देखते हैं मेरे बच्चे नेटफ्लिक्स पे चले गए जो जवान है, तो मैं उसको नहीं रोकूंगा। क्यों? मेरे पास है ही नहीं दिखाने के लिए, तो मैं क्या करूं यार? मेरा बेटा पाकिस्तानी ड्रामा नहीं देखता, एक फिल्म पढ़ रहा है और एक मैथ कम्युनिकेशन के फाइनल में पहुंचा हुआ है। प्रोडक्शन हाउस बना के मैंने दिया है, हम कुछ अब ड्रामा करने लगे हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, खुद ही प्रोड्यूस किया करेंगे, मैं अपने चैनल पे डालूंगा यूट्यूब पे। लेकिन मेरे बच्चे वो तो नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, और आज से थोड़ी देखो, पिछले 7 साल से देख रहे हैं। अब मेरी कौम को मुतासिर ही नहीं कर सके मेरे बच्चे को, तो मेरा बच्चा वहाँ चला गया।
अता तारड़ साहब वैसे अच्छा काम कर रहे हैं। इस पॉडकास्ट के थ्रू हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो ज़रूर पीटीवी के प्लेटफॉर्म से ऐसे इनिशिएटिव लें जो बच्चों के लिए आगे तरबियत का बायस बने। दूसरी बात यह है कि अगर कोई राइटर लिखना चाहे अच्छी चीज़, देखें आप पाकिस्तानी किसी ड्रामे में किसी दीवार के ऊपर कहीं आपने या अल्लाह या मोहम्मद लिखा देखा है, या आयतुल कुर्सी लगी हुई हो? नहीं, आजकल वो तो तो सियासी नारे ही नहीं नाम से पता लगता है कि ये मुसलमान है। अहमद बात सुनो, अली बात सुनो, हाँ जी। नहीं तो उस ड्रामे से तो ये भी नहीं पता लगता ये मुसलमानों का ड्रामा है ना। मैंने अब लिखा है सीन कि जी वो सलाम फेरा तो सामने बेटी खड़ी हुई है, कहते नहीं यार नमाज निकाल दो, वो चावल चुन रही है। क्यों? आई डोंट नो, डरते हैं शायद, पता नहीं क्यों। मेरे साथ तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं कि हर सीन में आगे अस्सलाम वालेकुम, नहीं यार बीच में से शुरू करो, आ गए तुम्हें पैसे दिए थे घी क्यों नहीं लेकर आए, लो कहता है तो शुरू करो, करना पड़ता है राइट। नहीं, ये डायरेक्टर कहता है या प्रोड्यूसर आपसे डिमांड करता है कि आप ऐसा करें? चैनल का कंटेंट डिपार्टमेंट कह रहा होता है कि ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये लिखें। अच्छा, आपने बताया कि बचपन में आपकी बड़ी हसरतें थी, उनमें से कुछ हसरतें पूरी हुई या अभी भी कुछ बाकी है? नहीं जी, मैंने तो हसरतें ना सिर्फ पूरी की, हाँ। मेरे अल्लाह ने मेरे पे इतना करम किया है कि मैं कुछ लोगों की भी हसरतें पूरी करवाता हूँ। वाह, जबरदस्त। लेकिन बहुत पहले मैं ये सीख गया था कि ख्वाहिश और ज़रूरत का फ़र्क जान गया था। तो अल्लाह का बड़ा करम है, मैं ज़रूरत को सामने रखता हूँ। और वो रोमांस बड़ा अच्छा था जो गुर्बत में होता है ना, कि पैसे जोड़ने 2-2 3-3 महीने अब्बा से झूठ बोलना, फिर कोई चीज़ जूता ख़रीदना या कोई पैंट ख़रीदनी, जिस तरह मुझे मेरे अब्बा ने मोटरसाइकिल दिलवाई, उसकी खुशी ही कुछ और उसको होती थी। सर को दिखानी है, गया देखो जी फला ये ऐसी है, हालांकि वही मोटरसाइकिल है जो अब तो कुछ भी ले लो तो खुशी नहीं होती। नहीं मुझे तो होती है, लेकिन वो वाला जो गुर्बत का रोमांस है ना, अब तो ये है कि चेक काटा बैंक फोन के, यार मैं बेटे को भेज रहा हूँ तो जो लेना ले लो। अब तो मैं वहाँ खड़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ कि जब नेहरू पार्क ग्राउंड में मेला लगता था ईदैन के ऊपर, तो वहाँ घुड़सवारी करते थे लोग, तो मैं लोगों को देखता था, क्योंकि मेरे पास तो 1 रुपया अपनी नहीं था। कमाई से पहली हसरत जो आपने पूरी की? नहीं, मैंने अपनी कमाई से जो हसरत तो नहीं कहूँगा, ज़रूरत पूरी की थी, क्योंकि जब मेरी शादी हुई तो जो मेरी बेगम साहिबा हैं, अच्छा मेरे ससुराल वाले आज भी माशाल्लाह बड़े वेल ऑफ हैं। अच्छा, तो माशाल्लाह। वो उसके घर में गाड़ियाँ भी थी, उसके घर में एसी भी थे, विंडो एसी। मेरी बीवी पहले साल ऊपर वाले पोर्शन में, तपते हुए पोर्शन में 2 जुलाई को एक पंखे में ब्याह के आई थी। 2 जुलाई को 2000 में पहला साल उसने पंखे में गुजारा। अगले साल मेरे भाई ने 12 या 14 हज़ार रुपये का कूलर, लाहौरी कूलर लगवा दिया था खिड़की में। अच्छा, 10 साल तक वो उसमें सोई। शादी के 10 साल के बाद जब मेरा पहला ड्रामा बिका, सीरियल, उसका नाम था मिठास, पीटीवी के लिए, तो मैंने सबसे पहले 65,000 रुपये का, उस वक्त का सबसे महंगा एसी जो था, सबसे महंगा एसी 2010-11 की बात है, वो 65,000 रुपये का था मिट्सुबिशी का, मैंने वो लगवा के दिया था बीवी को। तो उस ख्वाहिश को पूरा करने का मुझे आज भी बड़ा मज़ा आया कि फिर अब तो खैर अल्लाह का करम है, मालिक का बड़े एहसान है हर चीज़ के वाले से। वाह, ज़बरदस्त। उसके बाद जब सफ़र आपका चलता रहा, ये यूट्यूब की जानिब आप कैसे कूदे? मैं इस पे नहीं आया था, मैं दरअसल फेसबुक पे पहले दिन से हूँ। अच्छा, मेरा पहले दिन से? पेज भी बहुत पुराना है। अच्छा, तो मेरे पेज के ऊपर 30-35 हज़ार फॉलोअर्स तो उस वक्त भी थे। ज़बरदस्त। हुआ दरअसल ये कि जब पेंडेमिक आया ना, और यूट्यूब पे मेरे थे 125, वो मैं तो कभी गया ही नहीं, कभी कुछ डाल दिया तो डाल दिया, मुझे तो ज़हन में भी नहीं था कभी। जब पेंडेमिक आया ना, तो लोग, हम जब आपस में गुफ्तगू करते थे घरों में बैठ के, तो हम करते क्या थे, हम कॉन्फ्रेंस कॉल करते थे, तू उन्होंने लल्ला है, तू उन्होंने लल्ला है, तू उन्होंने लल्ला है। वो 3 मिनट के बाद लगता था सबको कोरोना हो जाएगा, मेरे मल्ले ची पुलिस आ गई, और औरत मर गई, फला हो गई, इस तरह की बातें होती थी। वो कोरोना को तो हमने डिस्कस भी नहीं किया ना बाद में, वो इतना बड़ा अजाब था। बिल्कुल। तो मैंने सोचा यार हर बंदा जो है ना इस वक्त परेशान है, अल्लाह के बंदों को डिप्रेशन से निकालें। तो मैंने किया ये कि
ये जो रमज़ान आया ना 2020 का, तो मैंने पहले, मैं रोज़ वॉक करता हूँ इफ्तारी से पहले, तो मैंने इफ्तारी से पहले असर के वक्त कैमरा सीधा किया मोबाइल और एक वीडियो बना के डाल दिया, कोई 5-7-10 मिनट का। तो मेरे ही पेज के ऊपर 16,000 लोगों ने देख लिया। मैंने कहा 16,000 लोगों ने देख लिया। अगले दिन फिर डाल दिया, अच्छा। वो फिर 5-7 हज़ार लोगों ने देख लिया। अब इरादा ये था कि मैं इनको डिप्रेशन से निकालूं, क्योंकि सारे पार्क बंद थे, तो मैं मून मार्केट पार्क में चला जाता था, उसका गेट ही नहीं है। अच्छा। तो वहाँ वॉक करनी और बगैर मास्क के और कोरोना की कोई बात नहीं करनी। उसका क्रूशल टाइम चल रहा था ना। मैंने कोरोना का ना नाम लिया ना बात की, मैं किससे कहानियाँ सुनाने लग गया। वो करते करते 1 महीने में मेरा फेसबुक चला गया 80,000 पे फॉलोवर्स। जबरदस्त। हाँ, कोई यार बल्ले बल्ले हो गई। मोनेटाइजेशन की तरफ कैसे आए? नहीं, मैं बताता हूँ। वो तो हुआ ये कि जब मैंने बंद किया ना, मैंने कहा ईद वाले दिन अब आखिरी अगले साल मैं करूँगा, तो लोगों ने कहा नहीं तू ये जारी रख। तो मैंने वो डालने शुरू कर दिया। तो आप जैसे किसी समझदार ने कहा यार यूट्यूब चैनल बना, मैंने कहा मेरा तो बहुत पुराना 11-12 का बना हुआ है। कहता उस पर डाल इसको। मैंने उस पर डाल दिया। वो किसी ने कहा कि यार तू थंबनेल बना दिया कर, मैंने थंबनेल डाल दिया। किसी ने कहा डिस्क्रिप्शन लगा दे, मैंने लगा दी। वो क्या थंबनेल वगैरह खुद ही बनाते थे? हाँ हाँ, आपको ये भी काम आता है? नहीं, ज़रूरत है जात की माँ। अब तो टीम रखी हुई है, लेकिन वैसे ही बता रहा हूँ। अच्छा। मैं बता ये रहा हूँ कि क्योंकि मैं अल्लाह के बंदों को तकलीफ से निकालने आया था, ऊपर से ये चल गया, बद गुजरा 21 के अंदर वो मिल गया मुझे, कमाली हिट हो गया। जब वो हिट हुआ है तो मैंने परिजात का एक इंटरव्यू कर रखा था, वो मैंने डाल दिया अपने यूट्यूब पे। अच्छा। वो पुराना, मतलब जब उसकी दाढ़ी थी ना, तो अभी तो दूसरी किस्तें चल रही थी, जैसे उसकी दाढ़ी वाला सीक्वेंस आया मैंने वो अपलोड कर दिया। अपलोड करके मैं घर से नानारकली गया हूँ। अच्छा। वो चला गया 4 लाख पे। मेरा चैनल जंप लगा है 24 घंटे में। वो 15,000 सब्सक्राइबर थे मेरे, वो चले गए 1.25 लाख पे। मैं कहा बल्ले बल्ले हो गई, उसकी मोनेटाइजेशन हो गई। वो मैंने कर लिया सब कुछ उसका। वो पहली कमाई आई तो वो पहली कमाई कितनी थी? अब बात ही यूट्यूब की कमाई की होती है, अब किसी और कमाई की तो बात नहीं होती। वो मतलब इतनी थी कि मैं 2 आईफोन खरीद लूं। अब के इस वक्त आईफोन 16 छोड़ देना। अच्छा, वाह जबरदस्त। अब जब पैसे आए तो मैं कहा भाई यार ये क्या। तो मेरी बीवी ने एक दिन बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा आपने ये सारा कंटेंट शुरू किया था अल्लाह के बंदों को डिप्रेशन से निकालने के लिए। अल्लाह ताला ने आपकी मुझे डिप्रेशन से नहीं, क्योंकि देखे ना, मुझे तो 21 के बाद तो काम ही नहीं मिला एक्टिंग का, और 18 में मैंने लिख दिया था नागन, उसके बाद मुझे लिखने का काम नहीं मिला। तो मैं तो वेला था, मैं तो घर की कमाई जो खाई थी वो खा रहा था। 2 प्लाट थे वो बेच दिए, क्या करता, मैं मांग नहीं सकता। तो अल्लाह ने कहा कि अच्छा वो दर बंद हो गया, अब तू इधर आ जा। मैंने फिर इसको कंटिन्यू कर लिया। वाह जबरदस्त। जो पहली कमाई आई थी आपकी, वो आपका उस वक्त कमाली वाला करैक्टर, आपकी एक्टिंग खत्म हो गई थी? नहीं, मेरा चल रहा था उन दिनों। अभी चल रहा था। ये तो कमाली जब हिट हुआ है तो मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ। ये अल्लाह ने शायद कोई किसी रोते हुए मेरी कोई दुआ कबूल की थी, मैं रो रहा था। और मतलब उस वक्त हिट हुआ हूँ मैं जब मुझे शौक नहीं था हिट होने का। मैं तो ये दुआएं जवानी में मांगता था ना, अब बुढ़ापे में आगे हिट हो गया। मतलब जिसले कपरवल जा रहे हैं तो बंदा हिट हो गया।